हेलो बच्चों। अब हम लोग जो है क्लास 10th बायोलॉजी का जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेकेंड चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का। सबसे पहले हम जरा ये बता दें कि क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर को भी हम लोग जैसे हमने फर्स्ट यूनिट को, दैट इज़ लाइफ प्रोसेस को, हमने प्लांट और एनिमल दोनों में अलग अलग डिवाइड करके उसको स्टडी किया था। उसी प्रकार से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को भी हम लोग प्लांट और एनिमल दो अलग अलग प्रोस्पेक्ट में पढ़ सकते हैं। प्लांट के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होगा? जब प्लांट के केस में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग ट्रॉफिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम नास्टिक मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ हम एक क्लासिकल एग्जांपल मिमोसा प्यूडिका, दैट इज़ टच मी नॉट प्लांट का किस प्रकार से वो सिस्मोनास्टी करता है उस बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जब हम लोग एनिमल की तरफ आएंगे तो वहाँ भी हम लोग देखेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में देखेंगे, और फिर हम लोग जो है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी की तरफ जाएंगे। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यह है, न्यूरो का मतलब नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या हुआ? जो सिस्टम हमारे हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेटेड है। दैट इज़ जैसे कि हम बात करते हैं अपने बॉडी के, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायरॉयड ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड है, थाइमस है, पेनक्रियाज है, पाराथायरॉयड है, टेस्टिस है, ओवरी है, मतलब डाइवर्स टाइप के जो भी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं हम उनकी स्टडी करेंगे और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स के बारे में भी जानेंगे और उन हार्मोन्स का क्या प्रभाव पड़ता है और वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रिएक्शंस को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। ओके, स्टार्ट पहले हम लोग करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में प्लांट के वाले हिस्से से। प्लांट वाला जो सेक्शन है उससे हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले देखिए बच्चे, प्लांट वाला जब हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहला जो हमारा आएगा वो आएगा ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट। और इसी ट्रॉफिक मूवमेंट के साथ एक और है, उसको हम लोग कहते हैं नास्टिक मूवमेंट। मतलब प्लांट के अंदर एक पार्टिकुलर स्टिमुलाई के तरफ किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है कोई प्लांट का पार्ट, चाहे वो लीफ है, वो स्टेम है, वो रूट है, तो एक पार्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है, ये हमारा जो है ट्रॉफिक एंड नास्टिक मूवमेंट में हम लोग देखते हैं। नास्टिक मूवमेंट। तो अगर हम लोग मोटा मोटा देखें कि इसका मतलब क्या है ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट का, तो हम बस ये कह सकते हैं इसके बारे में कि एक पार्टिकुलर स्टिमुलाई की तरफ, स्टिमुलाई का मतलब क्या हुआ? जो रिस्पॉन्स के लिए मजबूर करते। वातावरण में होने वाला ऐसा कोई भी परिवर्तन जो हमको रिस्पॉन्स करने के लिए, रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर देता है, हम उसको बोलते हैं स्टिमुलाई। हम इसको कह सकते हैं स्टिमुलाई के बारे में इन्वायरमेंटल चेंज, या आप कह सकते हैं चेंज इन नियर बाय environment which induces response। मतलब वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो कि रिस्पॉन्स के लिए मजबूर करता है, दैट इज स्टिमुलाई। तो स्टिमुलाई के हिसाब से जो प्लांट मूवमेंट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट या नास्टिक मूवमेंट, ये चीज़ है। अब ट्रॉफिक मूवमेंट के बारे में हम लोग ये देखते हैं कि ट्रॉफिक मूवमेंट जो है, अगर हम पहले जरा ट्रॉफिक मूवमेंट को पहले स्टडी कर लें। ट्रॉफिक मूवमेंट, ट्रॉफिक मूवमेंट ट्रॉफिक मूवमेंट, तो हम कह सकते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट, या हम कह सकते हैं
यूनिलैटरल मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुली, डायरेक्शनल मूवमेंट या यूनिलैटरल मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुली। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कि ये आपका स्टिमुलस है, वातावरण में होने वाला कोई भी परिवर्तन है, और ये आपका प्लांट मान लीजिए कि ये सन है, सनलाइट है, थोड़ा नीचे रखें प्लांट को, ये मान लीजिए आपका सनलाइट है और ये आपका प्लांट। अब प्लांट का स्टेम अगर सूरज की रोशनी की तरफ बेंड कर रहा है, या प्लांट का जो पत्ता है पौधे का वो सूरज की रोशनी की तरफ अगर बेंड कर रहा है, इसका मतलब यह एक निश्चित डायरेक्शन में हो रहा है। सूर्य इधर है तो इधर बेंड कर रहा है, सूर्य इधर होता तो इधर बेंड करता। तो प्लांट के लीव्स और स्टेम का एक फिक्स्ड सोर्स स्टिमुलाई के तरफ पॉजिटिव या नेगेटिव बेंड करना या पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना ट्रॉफिक मूवमेंट कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी जो दिशा है, इसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, या तो वो स्टिमुलस की तरफ होगा या वो स्टिमुलस से दूर की तरफ होगा। मतलब मान लीजिए रूट्स जो है वो दूर की तरफ जा रहा है, लीव्स इसकी तरफ बेंड कर रहा है। स्टिमुली फिक्स है और उसके तरफ एक फिक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शनल मूवमेंट हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे ट्रॉफिक मूवमेंट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ट्रॉफिक मूवमेंट। डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुलाई। यूनिलैटरल कहने का मतलब यहां पर क्या हुआ, यूनि का मतलब क्या होता है, यूनि का मतलब होता है वन सिंगल डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है प्लांट के पार्ट्स का, एक फिक्स्ड स्टिमुली की तरफ, देन इट इज कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला जो है हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या है ये फोटोट्रॉपिज्म? फोटो का मतलब क्या हुआ, फोटो का मतलब हुआ लाइट, और ट्रॉपिज्म का मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स स्टिमुली। लाइट यहां पर एक स्टिमुली की तरह काम कर रहा है, वही जो भी हमने डिस्कस किया कि ये सूरज की रोशनी है और पौधे का जो लीव्स है वो इसकी तरफ जा रहा है, और पौधे का जो रूट्स है वो इससे दूर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर ट्रॉफिक मूवमेंट किसके कारण हो रहा है, लाइट के कारण। सनलाइट पौधे पर पड़ा और पौधे का स्टेम और पत्ता जो है उसकी तरफ बेंड कर गया, फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। तो ये पॉजिटिव हुआ क्योंकि उसकी तरफ गया, स्टिमुली की तरफ गया, इसलिए हम इसको पॉजिटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट कहेंगे, जो कि स्टेम और लीव्स के द्वारा शो किया जाएगा। जबकि रूट्स जो है वह स्टिमुली से दूर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको बोलेंगे नेगेटिव फोटोट्रॉफिक मूवमेंट। तो अगर हम इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, ट्रॉफिक मूवमेंट ड्यू टू लाइट। लाइट यहां पर स्टिमुली की तरह काम कर रहा है, ट्रॉफिक मूवमेंट ड्यू टू लाइट। तो यहां पे स्टेम प्लस लीव्स, ये दोनों जो है यह पॉजिटिव ट्रॉफिक मूवमेंट शो कर रहा है, पॉजिटिव ट्रॉफिक मूवमेंट शो कर रहा है। जबकि रूट्स जो है वह नेगेटिव ट्रॉफिक मूवमेंट शो कर रहा है। ये तो पहला टाइप हुआ फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा टाइप देखिए हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म हाइड्रो का मतलब क्या हुआ, वाटर, मतलब ट्रॉफिक मूवमेंट ड्यू टू वाटर लिख सकते हैं, ट्रॉफिक
मूवमेंट ड्यू टू वाटर। अब यहाँ पर पानी जो है वह एक सोर्स की तरह काम कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए कि पानी जो है वो ज़मीन के नीचे मौजूद है और रूट्स जो है वो वाटर के सोर्स, ये वाटर है हमारा, तो रूट्स वाटर की तरफ जा रहा है। तो रूट्स अगर पानी के सोर्स की तरफ जा रहा है क्योंकि उसको वाटर को इम्बाइब करना है, खींचना है प्लांट के बॉडी के अंदर, तो ये वाटर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव हो गया। जबकि ये हमारा स्टेम और लीव्स जो है वो दूर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पानी के सोर्स से दूर जा रहा है, तो ये शो कर दिया नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। तो रूट शो किया पॉजिटिव ट्रॉफिक मूवमेंट व्हेन वाटर इज द स्टिमुलाई, और यहाँ पे स्टेम और लीव्स जो है वो शो किया नेगेटिव ट्रॉफिक मूवमेंट अवे फ्रॉम द वाटर सोर्स। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर रूट्स पॉजिटिव ट्रैफिक मूवमेंट, पॉजिटिव ट्रैफिक मूवमेंट, जबकि स्टेम एंड लीव्स ये शो करेगा नेगेटिव ट्रैफिक मूवमेंट। तो ये दो टाइप का जो है ट्रैफिक मूवमेंट ये हमारे समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड टाइप के ट्रैफिक मूवमेंट की। थर्ड टाइप का जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो हमारा हो जाएगा जियोट्रॉपिज्म। इसमें लिखेंगे ट्रैफिक मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए थर्ड जो हमारा है वो है जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में है कि ट्रैफिक मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी। ट्रैफिक मूवमेंट ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारा प्लांट है और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लगा तो प्लांट का जो रूट है वो नीचे की तरफ जा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, जबकि स्टेम और लीव्स जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अपोजिट टू ग्रेविटी। तो स्टेम और लीव्स जो हो गया वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो किया क्योंकि वो ग्रेविटी के फोर्स से दूर की तरफ जा रहा है, जबकि रूट्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ आ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे पॉजिटिव ट्रैफिक मूवमेंट सोन बाय रूट्स। तो अभी तक हमने तीन प्रकार का जो है ट्रैफिक मूवमेंट पढ़ा। सबसे पहले हमने ये देखा कि ट्रैफिक मूवमेंट कहते हैं किसको हैं। डायरेक्शनल मूवमेंट है, यूनिलैटरल, एक फिक्स डायरेक्शन में स्टिमुलाई की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम ट्रैफिक मूवमेंट कह रहे हैं। ट्रैफिक मूवमेंट के अलावा एक नास्टिक मूवमेंट है। अंतर क्या है ट्रैफिक और नास्टिक मूवमेंट में? ट्रैफिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट है, जबकि नास्टिक मूवमेंट जो है एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है। एक फिक्स्ड स्टिमुलाई की तरफ मूवमेंट जब नहीं होता है तब हम उसको एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, कोई फिक्स डायरेक्शन है ही नहीं, तो वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन का यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ रहा है। वो जैसे कि पानी का एक बूंद गिर गया उसके कारण मूवमेंट हो गया, टच हो गया प्लांट के सरफेस पे उसके कारण मूवमेंट हो गया,
तेज हवा चल रहा है, उसके कारण किसी प्रकार का मूवमेंट हो गया। तो विंड के कारण, टच के कारण, रेन ड्रॉप्स के कारण जो एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है, जहाँ पर आपको यूनिलेटरल मूवमेंट नज़र नहीं आएगा, डिफ्यूज्ड मूवमेंट नज़र आएगा, कुछ अता पता नहीं है कि मूवमेंट कैसा होगा, क्या होगा। ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट जो है अपने टर्गर प्रेशर को चेंज कर दे। टर्गर का मतलब क्या हुआ? वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल वाला जो टर्म है, जो क्लास 11th में हम जाके पढ़ेंगे कि वाटर का पोटेंशियल ऑस्मोटिक पोटेंशियल में परिवर्तन लाएगा। तो हो सकता है वो सिकुड़ जाए, फ्लैसिड हो जाए, हो सकता है वाटर ऑस्मोटिक पोटेंशियल या वाटर के एंट्री कारण थोड़ा सा उसके अंदर जो है सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, फूल जाए, तो टर्जिड हो जाए। फ्लैसिड कंडीशन हो सकता है, टर्जिड कंडीशन हो सकता है, फूल सकता है, सिकुड़ सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिफ्यूज्ड स्टिमुलाई के कारण, मतलब यहाँ पर स्टिमुलाई जो है वो फिक्स नहीं है, वो डिफ्यूज्ड है, वो फैला हुआ है। वातावरण में होने वाला कोई भी चेंज, जैसे कि पानी का एक बूंद, रेन ड्रॉप, तेज हवा, सॉइल ग्रेन्स, टच, कोई भी चीज़ जो है अगर वो किसी प्रकार का एक डिफ्यूज्ड मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट अगर इंड्यूस्ड कर दिया, देन इट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। ओके, तो अंतर बस ये हुआ कि ट्रॉफिक मूवमेंट इज द डायरेक्शनल मूवमेंट एक निश्चित दिशा में, एंड नास्टिक मूवमेंट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, इसमें किसी निश्चित दिशा की तरफ मूवमेंट नहीं होता है। टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स तो हम यहाँ पर देख ही रहे हैं, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब फोटोट्रॉपिक मूवमेंट जब लाइट के कारण हो, हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब ट्रॉफिक मूवमेंट जो वाटर के कारण हो, और जियोट्रॉपिज्म का मतलब जब ट्रॉफिक मूवमेंट ग्रेविटी के कारण हो। तो इस तरीके से हमने 3 प्रकार के ट्रॉफिक मूवमेंट को अभी तक देखा है। अब ज़रा हम लोग बात कर लें नास्टिक मूवमेंट की, सॉरी नास्टिक मूवमेंट नहीं बचे, ट्रॉफिक मूवमेंट का अभी कुछ टाइप्स बाकी है। चौथा टाइप का जो आपका ट्रॉफिक मूवमेंट है वह कहलाता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब क्या हुआ? ट्रॉफिक मूवमेंट ड्यू टू सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस। इसका क्या मतलब है ट्रॉफिक मूवमेंट ड्यू टू सॉलिड सरफेस का? मान लीजिए कोई भी क्रीपर या क्लाइंबर या टेंड्रिल्स, कुछ भी है। क्या मतलब है क्रीपर, क्लाइंबर, टेंड्रिल्स का? ये इस प्रकार के पौधे होते हैं जो कि ज़मीन के सहारे चलते हैं, कोई सॉलिड सरफेस मिल गया उसके सहारे ये फिर ऊपर की तरफ चले जाते हैं, फिर कोई सॉलिड सरफेस मिलेगा और ऊपर की तरफ चले जाएंगे। मतलब इनको जो है एक सॉलिड सरफेस का सहारा चाहिए होता है। जब सॉलिड सरफेस का सहारा होगा तब ये बेंड करेंगे, ऊपर जाएंगे, या जिधर भी जाए, जब तक इनको कोई सॉलिड सरफेस का सहारा नहीं मिलेगा तब तक ये किसी भी प्रकार से अपने ज़मीन के सरफेस को नहीं छोड़ते हैं। तो जब लेकिन मूवमेंट तो हो रहा है, बेंड हो रहा है वो ऊपर की तरफ, तो ऐसा मूवमेंट जो कि किसी सॉलिड सरफेस के टच के कारण हो, किसी सॉलिड सरफेस से टच हो गया, सॉलिड सरफेस से अगर वो टच हो गया तो उसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है, ऐसे पौधों का जो कि इरेक्ट खड़ा नहीं हो सकते, सीधे खड़ा नहीं हो सकते, उनको ज़मीन के सहारे जो है वो इस तरीके से सांप की तरह वो चलते हैं, ऐसे पौधे क्रीपर है। क्रीपर का मतलब ज़मीन के सहारे रेंगने वाले पौधे। क्लाइंबर है विशेषकर जिसमें
कुकुरबिटेसी फैमिली का जो पौधा होता है, इसमें खीरा वीरा जो भी ग्रुप है, खीरा कद्दू वद्दू वाला जो ग्रुप है, तो उसमें क्रीपर है, क्लाइंबर है, ज़मीन के सहारे चल रहे हैं, कोई सॉइल सरफेस मिल गया, उसे टच हुआ, उसे थोड़ा सा वो बेंड करके ऊपर की तरफ चला गया। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं, क्रीपर, क्लाइंबर एंड टेंड्रिल्स, वो शो करते हैं क्या? थिग्मोट्रॉपिज्म, मतलब ट्रॉफिक मूवमेंट ड्यू टू सॉलिड सरफेस। ये जो है वो थिग्मोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हमारा जो है टाइप ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट, वो है हमारा कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म। अब बात है कि भाई ये कीमोट्रॉपिज्म क्या है? कीमोट्रॉपिज्म है ट्रॉफिक मूवमेंट ड्यू टू केमिकल्स, केमिकल स्टिमुलाई आप कह सकते हैं। रासायनिक स्टिमुलाई के कारण, रासायनिक उद्दीपक के कारण जो ट्रॉफिक मूवमेंट होता है, हम उसको बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। जैसे कि हम देखें कि ये मान लीजिए पौधे का जो फीमेल पार्ट है, जिसको हम गायनेसियम बोलते हैं, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और एक होता है ओवरी। ओके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये जो है स्टिग्मा, इट इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन्स। हवा में उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के प्लेटफॉर्म पे आके फॉल करता है, और स्टाइल के थ्रू ही यहाँ पर पॉलन ट्यूब्स का डेवलपमेंट होता है, और ये फिर जाके फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को पूरा करते हैं। फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इस डबल फर्टिलाइजेशन के केस में 2 चीज़ें होती हैं। एक जो है सिंगेमी होता है, सिंगेमी से जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, और दूसरा जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूज़न कहते हैं, इसके द्वारा इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। तो अब यहाँ पर बात ये है कि ये आपका जो है स्टाइल, और ये हो गया लैंडिंग प्लेटफॉर्म स्टिग्मा। स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन आकर के इसके ऊपर ड्रॉप हुआ, पॉलन ट्यूब बना। पॉलन ट्यूब का बनना या पॉलन ट्यूब का स्टाइल के थ्रू मूव करना, स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब का मूव करना कीमोट्रॉपिज्म कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स जो हैं वो स्टिमुली की तरह काम करते हैं, और वो पॉलन ट्यूब को इनलार्ज करने में, उसके लेंथ को बढ़ाने में, ताकि वो आसानी से जाकर के जो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल है उनको आगे ले जाए, और उनको जाकर के फ्यूज़ करवा करके सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को पूरा करके डबल फर्टिलाइजेशन को पूरा कर दे। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलन ट्यूब का मूवमेंट। तो ये पॉलन ट्यूब का मूवमेंट जो है वो शो करता है कीमोट्रॉपिज्म को। ओके, तो हमने जो है टाइप्स ऑफ ट्रॉफिक मूवमेंट को पढ़ लिया है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, ये तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोगों को देखना है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट। अब बात करते हैं क्या है भाई ये नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट जो है वो होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। नॉन डायरेक्शनल, आप कह सकते हैं नॉन डायरेक्शनल डिफ्यूज्ड मूवमेंट। डिफ्यूज्ड मूवमेंट, टुवर्ड्स स्टिमुली। मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल है। और ये किसके कारण हो सकता है नास्टिक मूवमेंट, मैंने पहले ही बताया। ये हो सकता है टच के कारण, ये हो सकता है रेन ड्रॉप्स के कारण, ये हो सकता है विंड के कारण। तो टच, रेन ड्रॉप्स, विंड, ये सभी स्टिमुलाई की तरह काम करते हैं। और अगर पौधा जो है, इसके पौधे के टर्गर प्रेशर में कोई भी परिवर्तन, टर्गर प्रेशर में अगर चेंजेस आया, टर्गर प्रेशर में चेंज होने का मतलब 2 महीने पहले ही बताया आपको, अगर वो
ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बढ़ने के कारण अगर वो फूल गया तो टर्जिट कहलाएगा, फूल जाएगा। या अगर ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम हो गया तो हो सकता है वो सिकुड़ जाए, तो उसको हम लोग फ्लैसिड कंडीशन बोलते हैं, इस तरीके से सिकुड़ जाएगा। तो ये जो है टच, रेनड्रॉप्स, विंड, इसके कारण जो एक नॉन डायरेक्शनल, कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं है, डिफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड टाइप का मूवमेंट, अपना ही टर्गर प्रेशर कम कर लेना, अपना ही टर्गर प्रेशर को बढ़ा लेना, कुछ भी अगर इस तरीके का मूवमेंट है नॉन डायरेक्शनल, देन इट इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट की अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख सकते हैं सिस्मोनास्टी। सिस्मोनास्टी, सिस्मोनास्टी का मतलब क्या हुआ? टच के कारण अगर टर्गर प्रेशर चेंज हुआ है, टच के कारण अगर टर्गर प्रेशर चेंज हो गया है। किसमें होता है ये टच के कारण टर्गर प्रेशर चेंज? ये चेंज देखा जाता है मिमोसा प्यूडिका के केस में, मिमोसा प्यूडिका के केस में देखा जाता है। इसको हम लोग टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट, टच मी नॉट प्लांट इसको कहते हैं, मिमोसा प्यूडिका का पौधा। इसमें क्या होता है, जो पत्ते होते हैं इसके जो पत्ते होते हैं, जब आप इसको टच करेंगे, जिस तरीके से कोई सॉलिड सरफेस ने इसको टच कर दिया इसके पत्तों को, तो ये सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने का कारण क्या है? पत्ते का जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज हो रहा है, टर्गर प्रेशर में परिवर्तन आ रहा है। लीव्स का जो टर्गर प्रेशर है वो चेंज हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। अगर टर्गर प्रेशर इसका चेंज हो रहा है, सिकुड़ रहा है, तो उसको हम लोग सिस्मोनास्टी के नाम से जानते हैं, जो कि नास्टिक मूवमेंट का जो है एक टाइप है। और ये देखा जाता है मिमोसा प्यूडिका या टच मी नॉट वाले के अंदर। इसके अलावा भी है, अगर नास्टिक मूवमेंट जो है वो लाइट इंटेंसिटी में चेंज के कारण हुआ तो उसको हम लोग फोटोनास्टी कहते हैं, फोटोनास्टी मूवमेंट। फोटोनास्टी का मतलब चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी के अंदर अगर कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, उसको हम लोग फोटोनास्टी के नाम से जान रहे हैं। या अगर हम देखें टेम्परेचर के कारण अगर नास्टिक मूवमेंट शुरू हो गया, देन इट इज कॉल्ड थर्मोनास्टी। ये होता है चेंज इन टेम्परेचर के कारण, चेंज इन टेम्परेचर के कारण इस तरीके का मूवमेंट होता है, देन इट इज कॉल्ड थर्मोनास्टी। तो हम लोगों ने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो सबसे पहला जो ट्रॉफिक एंड नास्टिक मूवमेंट था उसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। हमें ये समझ में आया बच्चे कि दो प्रकार का मूवमेंट हम देख रहे हैं। एक हम देख रहे हैं ट्रॉफिक मूवमेंट, जो कि एक डायरेक्शनल मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुली है, वातावरण में होने वाला परिवर्तन जो कि रिस्पॉन्स को मतलब रिस्पॉन्स को इनिशिएट करता है, इंड्यूस करता है, उसको हम लोग स्टिमुलाई कहते हैं। तो स्टिमुलाई के तरफ या उससे दूर, लेकिन एक फिक्स डायरेक्शन में अगर मूवमेंट हो रहा है, मतलब एक डायरेक्शनल मूवमेंट अगर हो रहा है टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुली, देन इट इज कॉल्ड ट्रॉफिक मूवमेंट। और अगर एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है जिसमें कि कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, डिफ्यूज्ड टाइप का अगर मूवमेंट है, जैसे कि हमने मिमोसा प्यूडिका के केस में भी जस्ट देखा, तो उस प्रकार का अगर मूवमेंट हो रहा है, देन इट इज नास्टिक मूवमेंट। टाइप्स में देखें कि पानी के कारण अगर हुआ तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, ग्रेविटी के कारण हुआ तो जियोट्रॉपिज्म, टच के कारण हुआ, सॉलिड सरफेस के कारण हुआ तो थिग्मोट्रॉपिज्म, केमिकल्स के कारण हुआ तो कीमोट्रॉपिज्म। और नास्टिक मूवमेंट में हमने देखा कि अगर किसी पौधे के लीव्स को या टेंडल्स को टच करने के कारण अगर वो सिकुड़ रहा है या फैल रहा है, कुछ भी हो रहा है, मिमोसा प्यूडिका के केस में वो सिकुड़ रहा था, टच मी नॉट प्लांट वाले केस में। तो इस तरह का जो मूवमेंट हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड सिस्मोनास्टी। और अगर लाइट इंटेंसिटी में चेंज होने के कारण हुआ, देन इट इज कॉल्ड फोटोनास्टी। और अगर टेम्परेचर वेरिएशन के कारण अगर नास्टिक मूवमेंट हुआ, देन इट इज कॉल्ड थर्मोनास्टी।
ओके, तो मुझे लगता है आपको ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग प्लांट हार्मोन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमने जो है वो ट्रॉफिक और नास्टिक मूवमेंट तो देख लिया, ट्रॉफिक मूवमेंट का सारा टाइप्स देख लिए, नास्टिक मूवमेंट का भी सारा टाइप हमने देख लिया है। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, दैट इज प्लांट हार्मोन्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको हम लोग पीजीआर भी बोलते हैं, पीजीआरस, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। प्लांट हार्मोन्स को हम लोग फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो अब जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर या फाइटो हार्मोन्स, दैट इज प्लांट हार्मोन्स। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता क्या है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो बहुत ही छोटा सा, काफ़ी स्मॉल, सिंपल केमिकल सब्सटेंस होता है। केमिकल सब्सटेंस होता है, छोटा सा, बहुत ही साधारण संरचना वाले काफ़ी छोटे से ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। और इनका जो कंपोजिशन होता है, केमिकल कंपोजिशन, वो काफ़ी अलग अलग होता है, विथ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन, विथ डाइवर्स, विभिन्न प्रकार का जो है केमिकल कंपोजिशन इसका हो सकता है। केमिकल कंपोजिशन, डाइवर्स केमिकल को, जैसे कि बात करते हैं हम इंडोल कंपाउंड्स की, इंडोल कंपाउंड, ठीक, जिसमें आता है हमारा इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, या बात करते हैं इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड। तो ये सब जो हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड या इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, ये सभी जो है इंडोल कंपाउंड्स है। और जिस टॉपिक में इसको पढ़ते हैं या जिस प्लांट हार्मोन के अंतर्गत ये आते हैं वो हमारा क्या है, ऑक्सिन। ऑक्सिन कितने प्रकार का प्लांट हार्मोन होगा, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या प्लांट हार्मोन किसको कहते हैं। ये बहुत ही छोटे साधारण केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका रासायनिक कंपोजिशन काफ़ी अलग अलग हो सकता है। जैसे कि इसमें इंडोल कंपाउंड हो सकता है, इसमें टर्पिन्स आ सकता है, टर्पिन्स, जैसे कि एक और प्लांट हार्मोन जिब्रेलिक एसिड, GA3, ये आ सकता है टर्पिन्स के अंतर्गत। इसमें कैरोटेनॉइड्स हो सकता है, कैरोटीनॉइड्स हो सकता है, जैसे कि एब्सिसिक एसिड, ABA बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें गैसियस सब्सटेंस भी हो सकते हैं, जैसे कि इथाइलिन, एक गैसियस हार्मोन है। तो ये बहुत सारे प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं जो कि प्लांट हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। तो प्लांट हार्मोन, एक बार फिर से जरा हम लोग कुछ बेसिक समझें। प्लांट हार्मोन या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर क्या होता है, यह बहुत ही सिंपल, स्मॉल, डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन वाला सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट के ग्रोथ, मूवमेंट, डिफ्रेंसिएशन, लीव्स फॉर्मेशन, सीड जर्मिनेशन, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉफिक मूवमेंट, मतलब प्लांट का जितना भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसका मूवमेंट है, उसका ग्रोथ है, उसका डिफ्रेंसिएशन है, उन सभी को ये कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं और रेगुलेट भी करते हैं। To control and regulate the diverse metabolic as well as diverse functions and movement of plant, ये सारा जो वर्क होता है वो एट्रीब्यूटेड होता है प्लांट हार्मोन्स को। ये इस तरीके के कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन्स के अंतर्गत आ सकते हैं। 4 प्रकार के हमारा जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ PGR, तो टाइप्स ऑफ PGR या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कितने प्रकार के हो सकते हैं प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहला तो हमारा होगा ऑक्सिन, दूसरा हमारा है साइटोकाइनिन, तीसरा हमारा है
जिब्रेलिक एसिड, और चौथा हमारा है ABA, दैट इज एब्सिसिक एसिड। इसमें ये जो ऊपर का तीन है, ऑक्जिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिक एसिड, यह ग्रोथ को आगे बढ़ाता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, ग्रोथ प्रमोट फैक्टर है, ये सब ग्रोथ को बढ़ाता है पौधे के। जबकि एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, जो कि एक मैंने बताया था कि गैसियस प्लांट हार्मोन, तो एब्सिसिक एसिड जो होता है यह ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है, या ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकने का। और इथाइलिन का भी जो है, इथाइलिन को आप ग्रोथ प्रमोटिंग में भी रख सकते हैं और ग्रोथ इनहिबिटिंग में भी, रोकने वाले में भी रख सकते हैं, लेकिन जनरली इथाइलिन का जो फंक्शन है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग ही होता है, ग्रोथ इनहिबिटिंग। तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन एंड जिब्रेलिन्स जो होते हैं ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जबकि एब्सिसिक एसिड एक ग्रोथ इनहिबिटर है। और इसी एब्सिसिक एसिड को हम लोग जो है, इसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पौधा अगर अपने आसपास प्रतिकूल परिस्थितियों को झेल रहा हो, प्रतिकूल मतलब मुश्किल हालात को, पानी की कमी, पॉलिनेशन की कमी, वातावरण में होने वाला बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस, उसके ऊपर प्रिडेशन का प्रेशर पड़ गया, उसके ऊपर लाइट इंटेंसिटी सही नहीं है उसके ग्रोथ के लिए, वाटर सही नहीं है, सॉइल ग्रेन्स उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो है वो मुफीद या अनुकूल नहीं है, मतलब अगर मुश्किल हालात है, हॉस्टाइल कंडीशन है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, उस अवस्था में पौधा किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगा बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, वो चीज़ कंट्रोल किसके द्वारा, एब्सिसिक एसिड के द्वारा कहा जाता है, इसलिए नाम ही पड़ गया है स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, मैंने यहाँ पर दो केमिकल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, एक हमारा ऑक्सिन को लेकर के है और दूसरा नीचे वाला जो है वो हमारा साइटोकाइनिन को लेकर के है। ओके, अब हम लोग जो है, अब याद ये देखें कि पीजीआर काम क्या क्या कर सकता है। जैसे कि पीजीआर का काम देखिए, एक तो हो जाएगा ग्रोथ, डेवलपमेंट, यही सब काम है इसका, प्लांट के केस में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। ट्रॉफिक मूवमेंट में मदद कर सकता है, ट्रॉफिक मूवमेंट में ये मदद कर सकता है। और क्या कर सकता है, पैटर्न फॉर्मेशन करा सकता है, पौधे के डाइवर्स पार्ट में पैटर्न फॉर्मेशन करवा सकता है, फ्लावरिंग करवा सकता है, फूलों का खिलना, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, फलों का निर्माण, सीड जर्मिनेशन, सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, सेल इनलार्जमेंट, कोशिकाओं का बढ़ना, सेल इनलार्जमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉफिक मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड जर्मिनेशन, ये सारा फंक्शन किसका है, ये सारा फंक्शन है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का, दैट इज पीजीआर, जिसको हम प्लांट हार्मोन भी कह रहे हैं, जिनमें ये सारे डाइवर्स केमिकल सब्सटेंसेस आ सकते हैं। और अगर हम लोग नाम के हिसाब से देखें तो ऑक्जिन हमारा है पहला प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फाइटो हार्मोन, साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड है, इथाइलिन है, ये सारे जो है वो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम लोग जो है जरा वन बाय वन करके सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को पढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चे ऑक्सिन।
ऑक्सीजन में देखिए इस शब्द का मतलब क्या है। इसका मतलब होता है टू ग्रो, मतलब जो कि वृद्धि करने में महत्वपूर्ण है, वृद्धि के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है वो हमारा ऑक्सीजन है। फर्स्ट प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है ऑक्सीजन। इसका देखिए निर्माण कहाँ पर हो रहा है। पौधे के अंदर ऑक्सीजन का जो निर्माण है वह रूट और सूट के ऊपरी हिस्से में होता है, रूट एंड सूट एपाइसिस में इसका फॉर्मेशन है, और जिस जगह पर बनता है वहां से यह डाइवर्स पार्ट में ट्रांसलोकेट कर जाता है। डाइवर्स अलग अलग पार्ट्स में जो है यह डाइवर्स पार्ट में जो है ये ट्रांसलोकेट या मूव कर जाता है, एक जगह पर नहीं रहता है। बनता है रूट और सूट के सबसे ऊपरी हिस्से में, एपिकल वाले हिस्से में, और वहां से डाइवर्स पार्ट में यह ट्रांसलोकेट कर जाता है। यह रूट इनिशियल्स का निर्माण करता है, रूट इनिशियल्स इन सूट कटिंग ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मतलब क्या हुआ, यह एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें कि पौधे के डाइवर्स प्रोपेगुल, रूट, स्टेम और लीव्स को हम लोग यूज करके नए नए पौधों का निर्माण करते हैं। तो जब आप यहाँ पर स्टेम को कट कर, मान लीजिए ये पौधा है और ये पौधा है, इस दोनों का स्टेम आप काट करके इसको आपस में बाइंड कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर डाल दिए, आप यहाँ पर डाल दिए ऑक्सीजन, यहाँ पर डाल दिए साइटोकाइनिन, यहाँ पर डाल दिए जिब्रेलिक एसिड। तो यहाँ पर जो रूट का निर्माण होगा, स्टेम कटिंग में जो रूट इनिशियल्स का, या नीचे की तरफ अगर आपने यहाँ पर रूट इनिशियल्स का डेवलपमेंट किया, तो उन जगहों पर जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के समय रूट इनिशियल्स का निर्माण इसी ऑक्सीजन के द्वारा जो है वो किया जाता है। ऑक्सीजन जो होता है वो इंड्यूस करता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी क्या मतलब है इसका, पार्थिनोकार्पी का? पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट, मतलब विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, सीडलेस फ्रूट का डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये पार्थिनोकार्पी कहलाता है। तो पार्थिनोकार्पी के लिए ऑक्सीजन प्लांट हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और पार्थिनोकार्पी बाय ऑक्सीजन इज सीन इन द केस ऑफ टोमेटो। टमाटर के केस में पार्थिनोकार्पी हम लोग ऑक्सीजन के द्वारा ही इंड्यूस करवाते हैं। यह फूलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, पाइनएप्पल के अंदर या फ्लावरिंग या फूलों के निर्माण के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह जाइलम डिफ्रेंसिएशन करता है, मतलब ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये अलग अलग पार्ट्स का जो डिफ्रेंसिएशन है, जाइलम डिफ्रेंसिएशन, इसमें बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। जाइलम डिफ्रेंसिएशन इन प्लांट्स। इसको हम लोग हर्बिसाइड्स के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हर्बिसाइड्स का मतलब जो खरपतवार होते हैं, हर्ब्स होते हैं, उनको हटाने का भी काम इनके द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन मतलब जिसको आप तैयार कर सकते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाने वाले। जैसे कि एक होता है NaA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, और एक होता है 2,4-D, दैट इज 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो ये जो है 2,4-D और NaA नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये दोनों जो है आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, और इनको हम लोग हर्ब्स को हटाने के लिए हर्बिसाइड्स के रूप में जो है इनका प्रयोग करते हैं जनरली। ऑक्सीजन जो होता है वो प्रीमेच्योर फॉल को रोकता है। प्रीमेच्योर फॉल को, प्रीमेच्योर फॉल किसका? फ्रूट्स का। फल और पत्ता बिना मैच्योर हुए अगर गिर रहा है तो उसको रोकना है। अगर प्रीमेच्योर, पूरे तरीके से मैच्योर होने से पहले
अगर वो टूट करके नीचे गिर रहा है फ्रूट एंड लीव्स, तो प्रीमेच्योर फॉल को जो है रोकने का काम जो है वह ऑक्सिन के द्वारा किया जा सकता है। तो प्रीमेच्योर फॉल ऑफ फ्रूट एंड लीव्स को यह इनहिबिट करता है। लेकिन साथ ही साथ जो मैच्योर लीव्स हैं उनको उनके फॉल भी करवाने में जो है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अब उनकी ज़रूरत नहीं है, फुली मैच्योर हो सकते हैं, तो उन लीव्स को गिरा देने में भी जो है यह काफ़ी मदद करते हैं। तो बेसिकली ऑक्सिन का हमने फंक्शन देखा। इसमें एक चीज़ और बता दें कि ये तो हमने कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सिन बताया, और एक दो जो है नेचुरल ऑक्सिन भी हैं जो कि प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। नेचुरल ऑक्सिन जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, यह एक नेचुरल ऑक्सिन है। साथ ही साथ इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, यह भी एक नेचुरल ऑक्सिन है। तो मुझे लगता है कि ऑक्सिन आपके समझ में आया होगा। एक प्लांट हार्मोन है जो कि रूट इनिशियल्स, पार्थिनोकार्पी, फ्लावरिंग, जाइलम डिफरेंशिएशन, सेल डिवीज़न, इन चीज़ों के लिए जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और ग्रोथ को प्रमोट करने का काम जो है ऑक्सिन के द्वारा किया जाता है।